कमर दर्द में क्या गर्म पानी से सिकाई करना चाहिए कि ठंडे से सेकना चाहिए? एक बहुत ही कंफ्यूजन हमारे बीच में होता है, क्योंकि कोई बोलता है यार गर्म से सेको, कोई बोलता है ठंडे से सेको, कोई बोलता है दोनों मिला के सेको। तो क्या इसमें सही तरीका है? कब गर्म से सेकना चाहिए, कब ठंडे से सेकना चाहिए, कितने देर तक करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज हम जानेंगे इस वीडियो में। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे ज़ेन स्पाइन हिंदी। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ठाके। मैं एक स्पाइन सर्जन के तौर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ। अब पहले समझते हैं कि अगर आप गर्म लगाते हो, गर्म पानी का सिकाई करते हो तो क्या होता है, और ठंडा करते हो तो क्या होता है। देखो, एक बेसिक चीज़ आपको पहले समझनी होगी कि ये करने से क्या होता है, तब आप समझ पाओगे कि कौन सी चीज़ की क्या एक्शन होती है। जब आप गर्म पानी से सिकाई करते हो या हीट लगाते हो तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट होती है, तो ब्लड फ्लो बढ़ता है धीरे धीरे। जो मसल्स होती है, जो टाइट होती है, वो रिलैक्स होती है। मसल स्पाज्म जो होता है, कंस्ट्रिक्शन जो होता है, वो रिलीज होता है। तो जब हमको ब्लड फ्लो बढ़ाना है या हमको मसल्स जो टाइट है वो लूज करानी है, तो हम गर्म पानी का सिकाई करते हैं। जब आप ठंडे पानी का सिकाई या बर्फ़ से सिकाई करते हो तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। जो मसल्स होते हैं वो टाइट होते हैं। जो ब्लड वेसल्स होती है कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन है या फिर सूजन है या वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो हमको कम करना है, तो ऐसे समय में हम ठंडे का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सी सिचुएशन में क्या यूज होना चाहिए? अब देखो, अगर किसी को क्रोनिक बैक पेन है, मतलब कई सालों से बैक पेन है, ऑन एंड ऑफ चालू रहता है, मेडिसिन ले रहे हो, फर्क नहीं है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में क्रोनिक इश्यू होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग पेन होता है, मसल स्पाज्म में होती है, टाइट होती है, तो ऐसे पेशेंट्स में गर्म पानी का सिकाई हेल्प करता है। अगर किसी को बैक इंजुरी हुई है, एक्यूट पेन है, कल परसों कमर कुछ उठाया तो कमर में दर्द हो गया, कहीं गिर गए, चोट लग गई, अगर ऐसी एक्यूट इंजुरी है तो ऐसे इंजुरी में बर्फ़ की सिकाई ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि ऐसे केसेस में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है। तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो बढ़ता है हमको वो कम करना होता है। तो बर्फ़ की सिकाई कम से कम 2 से 3 दिन तक आप बर्फ़ की सिकाई करें, तब जब ये एक्यूट फेज चला जाएगा उसके बाद फिर हम गर्म सिकाई इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कब गर्म करना चाहिए, कब ठंडा करना चाहिए। अब कुछ केसेस में हम कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी, मतलब गर्म और ठंडा साथ में, मतलब 2-4 मिनट गर्म, फिर 2-4 मिनट ठंडा, फिर 2-4 मिनट गर्म, फिर ठंडा। इसको हम कॉन्ट्रास्ट थेरेपी बोलते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट थेरेपी में ही हम क्रोनिक केसेस में यूज़ करते हैं, जिनका पेन लॉन्ग स्टैंडिंग है, कई महीनों से सालों से पेन है, तो ये हॉट एंड कोल्ड अल्टरनेट लगाने की वजह से जो ब्लड वेसल्स डायलेट और कंस्ट्रिक्ट होते हैं उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक पेन रिलीफ मिलता है। अब नेक्स्ट सवाल होता है कितनी बार करना चाहिए दिन में। आइडियली हम कहते हैं कि अगर एक्यूट केस है, अभी चोट लगी है, पेन ज़्यादा है, तो आपको बर्फ़ की सिकाई करनी है, जो हम कहते हैं कि 1 से 2 घंटे का गैप बीच में रखना ज़रूरी है। तो आप ऑन एन एवरेज 5-6 बार दिन में कर सकते हो, पर अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का गैप बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बर्फ़ की थैली लगा ली और उसके ऊपर सो गए, नींद आ गई। तो ऐसे कंटिन्यूस सिकाई 15 से 20 मिनट के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सिकाई करने से भी पेन बढ़ सकता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। तो जो हमको ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन करना है, ब्लड फ्लो कम करना है, वो बढ़ भी सकता है। तो कंटिन्यू ऐसे बर्फ़ की थैली रख के उसके ऊपर सोना नहीं है। 15 मिनट के बाद आपको सिकाई बंद करनी है, फिर कम से कम 1 से 1.5 घंटे का गैप रख के फिर आप कर सकते हो। सेम अप्लाई होता है हॉट फोमेंटेशन या गर्म सिकाई के लिए। ये 15-20 मिनट के ऊपर ना करे, उसके ऊपर वो थैली रख के सो ना जाए। 15-20 मिनट के बाद उसको ब्रेक दो। ओके, दिन में ऑन एन एवरेज 4 से 5 बार आप कर सकते हो सिकाई, डिपेंडिंग ऑन योर पेन। क्या प्रिकॉशंस हमको लेना चाहिए इसमें? अब प्रिकॉशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि आपको डायरेक्टली स्किन के ऊपर गर्म या ठंडा नहीं लगाना चाहिए। बीच में एक पतला कपड़ा रखो और वो कपड़े के ऊपर आपको सिकाई करना चाहिए। डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगाओगे तो स्किन की बर्निंग या रेडनेस ज़्यादा बढ़ सकता है। एक जनरल अगर आप सीक्वेंस देखो कि जब हम बर्फ़ का सिकाई करते हैं तो सबसे पहले तो हमको वहाँ पे कोल्ड महसूस होता है, वहाँ पे ठंडा महसूस होता है। उसके कुछ मिनट्स बाद हमको वहाँ पे बर्निंग या जलन जैसा महसूस होता है। उसके बाद वहाँ पे हल्का सा एक होता है, पेन होता है, और फिर उसके बाद वो एरिया सुन्न सा हो जाता है या नम हो जाता है। तो ये जनरली सीक्वेंस होता है, कोल्ड, बर्निंग, एकिंग एंड नमनेस। ये ऐसे सीक्वेंस में हमको सिकाई का इफेक्ट्स महसूस होता है। अब प्रिकॉशंस जानने के बाद हमको ये जानना जरूरी कि कौन सी कंडीशंस में हमको सिकाई नहीं करनी है। अगर किसी को एक्यूट इंजरी, एक्सीडेंट हो गया है, कमर में चोट आ गई है और उसके साथ ही साथ कुछ जख्म भी हो गई है, तो ओपन वुंड में या जख्म के ऊपर हमको सिकाई नहीं करनी है। अगर किसी को सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, ब्लड वेसल का प्रॉब्लम है, या फिर
खून पतला है, खून पतले करने की दवा चालू है, तो ऐसे केसेस में सिकाई करने के बाद भी वहाँ पे रेडनेस आने की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में सिकाई हम रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर किसी पेशेंट्स को पेरिफेरल न्यूरोपैथी है जैसे डायबिटीज़ में, तो उनको सेंसेशन नहीं मालूम होता है, क्या गर्म क्या ठंडा नहीं समझता है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम सिकाई एडवाइस नहीं करते, क्योंकि उनको वो फीलिंग नहीं आएगी। अगर ज़्यादा बर्न हो गया या ज़्यादा ठंडा हो गया तो स्किन को डैमेज भी हो सकता है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाले पेशेंट्स में हम सिकाई एडवाइस नहीं करते हैं। तो ये वीडियो में हमने जाना कि गर्म पानी का सिकाई कब करें, ठंडा कब करें, कॉन्ट्रास्ट दोनों मिला के कब करें, कितनी बार करें, क्या प्रिकॉशंस ले और कब सिकाई ना करें। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, और अगर मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम स्पाइन रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में लेके आते हैं, और आपका सब्सक्राइब करना डेफिनेटली हमको रीच बढ़ाने में मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसी इन्फॉर्मेशन हम जल्दी आपके लिए और भी लेके आएंगे। अगर आपको कुछ सवाल है तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उनका जवाब दें। थैंक यू सो मच।